स्टेबल भैंस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही प्यार भरी रोमांटिक और इमोशनल कहानी है। जिद है तुझे पाने की, अंधा आशिकी। यह कहानी बहुत ही भावनात्मक है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। अभी तुम्हें नहाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सूरज का मन अभी भरा नहीं है और जब तक मेरा दिल नहीं भरेगा तुम यहाँ से उठोगी नहीं। उसकी आवाज़ में हक और एक अजीब सा जुनून सा भरा था जो प्रीति के भीतर एक ठंडक पैदा कर रहा था। सूरज फिर उसकी गर्दन पर झुका और अपना जुनून जताना शुरू कर दिया। उसके होठों की गर्मी और सांसों की तेज प्रीति को याद दिला रही थी कि वह पूरी तरह से फंस चुकी है। प्लीज आप कंट्रोल क्यों नहीं करते? मेरी थोड़ी तो इज्जत करने दीजिए। विदाई के दिन आप पूरी रात मुझसे अपना हक वसूल करते रहे। अब तो मुझे छोड़ दे। टाइम देखिए, सुबह हो रही है। अगर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया दिया तो सब घर वालों के सामने मैं क्या जवाब दूंगी? प्रीति की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसकी आवाज़ कांप रही थी। सूरज ने उसकी इस बात को पूरी तरह नज़रअंदाज किया। उसने प्रीति की ठुट्ठी को धीरे से ऊपर उठाया, उसकी भींगी आंखों में देखा। इसमें गलती तो तुम्हारे इस हुस्न की भी है जिसे देखकर मैं पागल हो जाता हूँ। उसने बेपरवाही से कहा, तुम्हारे चेहरे की यह मासूमियत और आंखों की यह डरपोक अदा, यह मुझे उस्काती है प्यार करने के लिए। मैंने साफ साफ कहा था तुम्हारे पिताजी से कि शांति से विदाई कर दे, मगर तुम्हारे पिता को शांति रास नहीं आई। उन्हें साथ झगड़ा पसंद था। उन्होंने मुझे सूरज को इनकार किया था। मुझे कौन रोक सकता है प्रीति? तुम घर में क्या सफाई देती हो और क्या नहीं, यह तुम्हारी समस्या है। सूरज अपने जज्बातों को दबाना नहीं चाहता। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हारे वजूद पर सिर्फ सूरज का हक है और यह हक मैंने कल रात ही हासिल कर लिया है। यह कहते हुए वह बेकाबू सा होकर प्रीति की सिसकियां अपने होठों से दबा दिया। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, बदला। प्रीति ने उसे रोकना चाहा, उसके सीने पर अपने कमजोर हाथ रखे, लेकिन सूरज ने उसके हाथों की उंगलियों को अपनी उंगलियों में जकड़ कर उसे बिल्कुल बेबस कर दिया और अपनी मनमानी शुरू कर दी। वह पूरी तरह निढाल हो चुकी थी, लेकिन सूरज के जुनून में कोई कमी नहीं आई थी। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। सिर्फ सांसों और सिसकियों की आवाज़ें थी। पता नहीं वह किस बात का बदला ले रहा था, पर उसकी यह शिद्दत डरावनी थी। पूरी रात उसने 3 बार उससे हक वसूल किया था। वह खुद भी पसीने से तर हो चुका था। सांस फूलने लगी थी और रो रो कर प्रीति के आंसू खत्म हो चुके थे। उसकी आंखें सूख चुकी थी। उसका वजूद अब दर्द के अलावा कुछ महसूस नहीं कर रहा था। अब बाहर दिन की हल्की रोशनी खिड़की के पर्दों को पार कर कमरे में झांकने लगी थी। कमरे में थोड़ा उजाला होने के बाद सूरज ने उस नाजुक लड़की को छोड़ा। उसके होठों की आज़ादी मिली। वो गहरी सांस लेने लगी। सूरज झटके से बेड से उठा, उस पर लिफाफ फेंकी, अपने शर्ट के बटन बंद किए और शांत होकर खिड़की से बाहर झांकने लगा। प्रीति फुट फुट कर रो दी। उसकी आवाज़ कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। उसे पता था कि अब उसे शारीरिक दर्द से ज़्यादा मानसिक दर्द झेलना पड़ेगा। उसे बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ेगा और उसके पास कोई सफाई नहीं थी। वह अब सूरज की बीवी थी, चाहे यह शादी ज़बरदस्ती ही क्यों न हुई हो। सुबह हो चुकी थी और भागने का कोई रास्ता नहीं था। बिस्तर पर बिछी चादर को देखकर उसका जी चाहा कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। वह चादर उसे उसकी बर्बादी की कहानी सुना रही थी कि उस पत्थर दिल इंसान ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। उससे वह दिन याद आया जब सूरज से वह पहली बार मिली थी, जिसके लिए वह सिर्फ आंसू ही बहा सकती थी। वह अपने दोस्त के मेहंदी फंक्शन में गई थी। उसके सभी दोस्त अपनी अपनी गाड़ियों में आई थी, लेकिन प्रीति को उसकी दोस्त लेने आई थी क्योंकि उसके पास गाड़ी नहीं थी। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। पिंकी ने बहुत जोर ज़बरदस्ती उसे बुलाया था। हॉल के बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी। जैसे ही प्रीति सूरज की गाड़ी के पास से गुजरी, सूरज गाड़ी में ही बैठा फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। उसने गाड़ी का आधा खुला दरवाज़ा बंद किया, तभी पास से गुजरती प्रीति का दुपट्टा उसकी गाड़ी में फंस गया। जैसे ही प्रीति आगे बढ़ी, उसका दुपट्टा खींचा। उसे लगा जैसे किसी ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया हो। उसने गुस्से में पीछे देखा तो उसके नए सूट का सजावटी दुपट्टा गाड़ी में फंस चुका था। वह गुस्से से लपटी। सूरज फोन पर बात करने में बिजी था।
जब प्रीति ने खिड़की खटखटाई, सूरज ने खिड़की की तरफ देखा। लड़की खूबसूरत थी मगर बहुत गुस्से में लग रही थी। उसने खिड़की का शीशा नीचे किया। जी बताइए। सूरज ने फ़ोन बंद नहीं किया था। क्या आपको जरा भी एहसास है कि यह मेरा सूट बिल्कुल नया है और मैंने इसे हज़ारों में खरीदा है? सूरज उस लड़की की बात समझ नहीं पाया। वह कहने लगा, तो मैं क्या करूं? प्रीति उसके लापरवाह अंदाज को देखकर भड़क गई। वह कहने लगी, अपनी इस खटारा गाड़ी का दरवाज़ा खोलिए, मेरा दुपट्टा इसके अंदर है। यह सुनकर सूरज ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन प्रीति का दुपट्टा फट चुका था। वह ऐसी थी कि बस अभी रो देगी। प्रीति का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। उसने हैरानी से अपने दुपट्टे को देखा, जिसका खूबसूरत किनारा फट चुका था। तुरंत उसकी आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। सूरज, जो अभी तक फोन पर किसी से बातें कर रहा था, उसकी हालत देखकर थोड़ा सीधा होकर बैठ गया, जैसे पहली बार उसे गौर से देख रहा हो। क्या हुआ? सूरज ने तिरछी नज़र से पूछा, जैसे उसे कोई खास फर्क ही ना पड़ा हो। प्रीति ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गुस्सा और नाराजगी थी। क्या हुआ? वो कठोर लहजे में बोली, मेरा दुपट्टा फट गया और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता? इतने आराम से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? सूरज ने एक नज़र उसके दुपट्टे पर डाली, जो सचमुच बुरी तरह से फट चुका था। फिर कंधे उचकाकर लापरवाही से बोला, तो दुपट्टा ही तो है, नया ले लेना। वैसे भी तुम कह रही थी कि हजारों का था, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी पसंद का एक और नया सूट आ जाएगा। प्रीति का मुंह हैरानी से खुल गया। वाह, क्या लॉजिक है, उसने खींचकर कहा। किसी का नुकसान हो जाए और आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, नया ले लेना। आप जैसे लोगों के लिए तो शायद यह कुछ नहीं है, मगर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सूरज ने उसे सिर से पैर तक देखा। उसकी आंखों में छिपी करवाहट पर गौर किया। वह सच में किसी अमीर परिवार से संबंध नहीं रखती थी, वरना इस बात को यूं दिल पर ना लेती। अच्छा, अब इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। वो गाड़ी से बाहर निकला और दरवाज़ा बंद करते हुए एक हाथ जेब में डालकर आराम से खड़ा हो गया। चलो बताओ, इस समस्या का क्या समाधान है? उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह इस नोक-झोंक के मजे ले रहा हो। प्रीति ने हैरानी से उसे देखा। साधारण समाधान? आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आगे से ख्याल रखिएगा कि किसी का नुकसान ना हो। सूरज ने सिर झुकाया, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर बोला, वैसे एक उपाय है, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है तो मैं तुम्हें नया दुपट्टा दिलवा देता हूँ। प्रीति ने चिढ़कर कहा, अफसोस नहीं, गुस्सा है और मुझे नहीं चाहिए आपकी दी हुई चीज़। यह तो हद है, मदद भी करो तो आप इनकार कर रही हो। सूरज ने आंखें सिकोड़ी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मजबूर करूँगा? नहीं भाई, मैं ज़बरदस्ती नहीं करता, मगर एक सलाह दूँ? नहीं चाहिए फिर भी दूंगा, सूरज ने शरारती अंदाज में कहा। कभी कभार नुकसान बर्दाश्त करना सीखो, हर चीज़ पर इतनी शिद्दत से प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। प्रीति ने दांत पीसे, और आपको किसी के नुकसान पर हमदर्दी रखना सीखना चाहिए। सूरज हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा, सीख लूँगा, लेकिन इस वक्त तुम्हें किसी तरह से खुश करना जरूरी है। एक मिनट रुको। वो गाड़ी की पिछले सीट की तरफ गया और कुछ ढूंढने लगा। प्रीति उसे हैरानी से देखने लगी। अब क्या करने जा रहे हैं? सूरज ने एक ब्लैक कलर का दुपट्टा निकाला। यह मेरी बहन ने कुछ दिन पहले मेरे पास रखवा दिया था। उसने कहा था कि मुझे यह किसी ज़रूरतमंद को दे देना है। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए ही था, इसे ले लो। उसने दुपट्टा प्रीति की तरफ बढ़ाया। प्रीति ने हैरानी से पहले उसकी तरफ देखा, फिर उस दुपट्टे को, और फिर ना में सिर हिला दिया। मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए, शुक्रिया। सूरज ने कंधे उचकाकर, ठीक है, तो फिर अपना फटा हुआ दुपट्टा संभालो और गुस्से में अंदर चले जाओ। वैसे भी तुम्हारे दोस्त तो इंतजार कर रही होगी। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठ गया और आराम से पूछा, लेकिन एक बात बताना, गुस्सा ज़्यादा कीमती था या दुपट्टा? प्रीति ने तेज नजरों से उसे घूरा और पैर पटकती हुई अंदर चली गई। सूरज के होठों पर मुस्कान थी। उसके मन ही मन सोचा, इंटरेस्टिंग लड़की है। इतना कहकर उसने अपने दोस्त को दोबारा फ़ोन मिलाया। हाँ पंकज, मैं तुम्हारे बताए पते पर आ गया हूँ, लेकिन यहाँ एक ही लाइन में बहुत सारे हॉल हैं, हमें जाना किस में है? सूरज ने उसे सारे हॉलों के नाम बता रहा था। तभी एक हॉल से खिलखिलाने की आवाज़ आई। सामने वो लड़की अपनी बाकी सहेलियों के साथ खरी बातें कर रही थी और खूब हंस रही थी। सूरज ने हॉल का नाम पढ़ा। उसे उसी हॉल में जाना था।
हालांकि बारात अभी तक नहीं आई थी और उसे अपने दोस्त की बारात के साथ ही हॉल के अंदर एंट्री करनी थी। वह काफ़ी दिलचस्पी से प्रीति को देख रहा था। वह बहुत खूबसूरत थी और उससे भी बड़ी बात, वह बहुत इंटरेस्टिंग बातें करती थी। वह अभी उसे देख ही रहा था कि एक लड़की ने उसे पूछ लिया, अरे प्रीति, यह दुपट्टा कैसे फट गया? प्रीति ने मुंह बनाते हुए कहा, यार एक पागल की गाड़ी में अटक गया था, एक तो उसने मेरा दुपट्टा फाड़ दिया, ऊपर से कहने लगा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, नया ले लेना, कमीना कहीं का। प्रीति की बात सुनकर सूरज वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन प्रीति की नज़र उस पर नहीं पड़ी थी। उसी समय दूल्हे और बाकी बारातियों की गाड़ियां हॉल के सामने आकर रुकने लगी। सूरज भी जल्दी से अपने दोस्त की गाड़ी के पास चला गया। पंकज गाड़ी से उतरते ही सूरज के गले मिला, फिर वह अपने साथ सूरज को लेकर हॉल के अंदर दाखिल चला गया। सामने ही प्रीति फूलों के हार लेकर खड़ी थी ताकि वह बारात में आए लोगों को गले में उन्हें पहना सके। लेकिन जब उसकी नज़र सूरज पर पड़ी तो उसके माथे पर बल पड़ गए। यह देखते ही सूरज उसके पास जाकर खड़ा हो गया और मजाक में कहा, मिस प्रीति, मैं भी बारात के साथ ही आया हूँ, क्या आप मुझे हार नहीं पहनाएंगे? देखिए हमारी लड़ाई अपनी जगह है और यह रीति रिवाज अपनी जगह है। प्रीति ने गुलाब के फूलों की वह माला उसकी तरफ बढ़ाई और गुस्से में वहां से अंदर चली गई। लेकिन अब सूरज की नज़रें प्रीति पर ही टिकी थी। बारात के हॉल में एंट्री करते ही सूरज की आंखें अपने आप प्रीति को ढूंढने लगी, जो अपनी सहेलियों के साथ खड़ी हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसकी खिलखिलाती हंसी की आवाज़ें सूरज को बहुत अच्छी लग रही थी। वह अनजाने में ही उसे और मासूमियत को देखता रहा, पर प्रीति अपनी सहेलियों के साथ ही बिजी थी। खाने के बाद दूध पिलाने की रस्म शुरू हो गई। सूरज भी पंकज के साथ बैठ गया। जैसे ही रस्म शुरू हुई, प्रीति को पता चला कि सूरज दूल्हे का सबसे पक्का दोस्त है, तो उसकी भौहें फिर चढ़ गई। चलिए दूल्हे को दूध पिलाने की रस्म पूरी करनी है, किसी ने खुश मिजाज अंदाज में कहा। प्रीति ने सूरज की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े खड़ा था। यह रस्म कहीं ज्यादा महंगी ना हो जाए, सूरज ने शरारत से कहा। इतनी अमीर बनते हो, लाखों की गाड़ी में घूमते हो और एक दूध के गिलास के पैसे देने में दिक्कत हो रही है? पिंकी ने चुपता हुआ जवाब दिया। वो तुरंत जवाब देने वाला लगा, आप अपनी मांग बताइए मैडम। इस पर पिंकी ने बिना देरी किए कहा, 2 लाख। यह सुनते ही सूरज ने हैरानी से कहा, ओह इतने सारे पैसे? प्रीति ने कॉन्फिडेंस से कहा, जी हाँ, आजकल यही दाम चल रहा है। पंकज ने बीच में आकर कहा कि यह रकम काफ़ी ज़्यादा है और प्रीति को थोड़ा कम करना चाहिए, जिस पर प्रीति ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि वह सिर्फ हजारों रुपए की छूट दे सकती है। यह सुनकर सूरज जोर जोर से हंसने लगा और मजाक में बोला, मुझे तो लगा था कि तुम्हें सिर्फ चीज़ों की कीमत ही प्यारी होती है। मैं तो यह सोच रहा था कि कहीं तुम मुझसे इस दूध का हिसाब भी ना मांग लो। उसकी इस बात पर वहाँ मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंस पड़े। प्रीति ने चुटकर दूध का गिलास आगे बढ़ाया और कहा, लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े। इससे पहले कि वह कुछ और कहती, सूरज ने तेजी से दूध का गिलास पकड़ लिया। सूरज ने गिलास पकड़ा, लेकिन वह एक पल के लिए ठहर गया और शरारती नज़रों से प्रीति को देखने लगा। उसने पूछा, कहीं यह दूध जहर वाला तो नहीं? मुझे तो सच में लगता है कि तुम नहीं जानती कि मैं जिंदा रहूं। तुम कितनी बेकार की बातें करते हो। यह गिलास तुम्हें भाई के लिए है। प्रीति ने आंखें गोल गोल घुमाते हुए कहा। सूरज ने जिद करते हुए कहा, मैं खुद पीकर देखूंगा, तभी अपने दोस्त को दूंगा। यह कहकर सूरज ने गिलास अपने होठों से लगाया और बहुत धीरे धीरे दूध पीने लगा। जब गिलास आधा खत्म हो गया तो उसने एक अलग अंदाज में रुककर कहा, लो अब तुम भी पी लो पंकज। जैसे ही पंकज ने दूध पिया, सूरज झट से प्रीति से कहने लगा, अब इसका बिल 1000 रुपये कम हो गया। प्रीति ने झट से कहा, जैसे उसने पहले से ही तैयारी कर रखी हो, पूरा 2 लाख। सूरज ने आंखें बड़ी करके कहा, यह तो सीधा सीधा लोगों को ठगने जैसा है। हाँ तो यह हमारी रस्म का हिस्सा है। प्रीति ने लापरवाही से कंधे उचकाए। 2 लाख पंकज ने ही दिए, जिसे सारी लड़कियां आपस में खुशी खुशी बांटने लगी। मगर तभी सूरज ने अपनी जेब से हाथ डाला और कुछ नोट निकालकर प्रीति के हाथ में थमा दिए। यह लो तुम्हारे दुपट्टे का हिसाब खत्म। उसने आंख मारी और प्रीति का चेहरा शर्मिंदगी से और ज्यादा लाल हो गया। प्रीति ने नाराजगी दिखाते हुए कहा,
वैसे अगर तुम इतने ही होशियार हो तो अपनी गाड़ी का दरवाज़ा बंद रखना सीख लो, ताकि किसी का दुपट्टा उसमें फंसे ही ना। इस पर सूरज मुस्कुराया और जवाब दिया, और अगर तुम अपना दुपट्टा संभालना सीख लो तो शायद किसी का दिल भी उसमें ना फंसे। यह सुनकर प्रीति ने उसे गुस्से से घूरा, मगर अनजाने में ही उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। इसके तुरंत बाद सूरज वहां से चला गया। जब प्रीति ने बाद में पैसे गिने तो वह हैरान रह गई। वह 50,000 से काफ़ी ज़्यादा थे। वह सूरज के पीछे भागी, लेकिन अब वह हॉल में कहीं दिखाई नहीं दिया। प्रीति अपने घर चली गई, मगर कुछ ही दिनों बाद वह पिंकी के घर आई। इधर उधर की बातें करने के बाद वह धीरे से पिंकी के पास आई और पैसे उसके हाथ में रख दिए। प्रीति ने बेरुखी से कहा, पंकज भाई से कहना कि वह अपने दोस्त सूरज को यह पैसे वापस कर दे। पिंकी ने हैरानी से उन पैसों को देखा और फिर प्रीति से उनके बारे में पूछने लगी। प्रीति ने उसे पूरी कहानी बता दी और फिर कहने लगी, मुझे समझ नहीं आया कि पंकज भाई का वह दोस्त मुझे कंगाल या गरीब समझता है, जो मुझे इतने ज़्यादा पैसे देकर चला गया। वो शायद खुद को बहुत दयालु और अमीर समझता होगा। पिंकी ने पैसे पकड़ते हुए प्रीति की बातों पर ध्यान दिया। फिर मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों, तुम्हें क्यों लगता है कि सूरज इतना अमीर है? उसने आगे कहा, वो पंकज का दोस्त है, लेकिन वह खुद को कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं समझता। हाँ, वो एक ठीक ठाक बिजनेसमैन जरूर है। प्रीति की आंखों में एक चमक आई और उसने पूछा, इसे क्या समझा जाए? वह तो एक बदतमीज और घमंडी इंसान लगता है। पिंकी ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन फिर भी जब वह बात करता है तो कुछ तो खास ही होता जाता है। या तुम यूँ समझो कि जब किसी के पास पैसा आ जाता है तो लोगों में थोड़ा बहुत एटीट्यूड आ ही जाता है। पिंकी ने प्रीति को चिढ़ाते हुए यह बात कही। प्रीति ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और दोबारा जोर देकर कहा, फिर भी तुम यह पैसे उसे वापस कर देना, वरना वो लोग कहेंगे कि मैं उनके पैसों की भूखी थी। दूसरी तरफ जब सूरज को पंकज के हाथ से उसकी पूरी रकम वापस मिली तो वह हैरान हुआ। पंकज ने हंसते हुए कहा, एक दुपट्टे की कीमत इतनी तो नहीं होती सूरज। सूरज ने मुस्कुराते हुए नजरें चुराई। तुम यह पैसे प्रीति को वापस कर दो और उससे कहना कि अगर हिसाब किताब करना है तो वह सीधे मुझसे करे। मेरा फ़ोन नंबर भी दे देना उसे। सूरज का दिमाग में तुरंत एक शरारती ख्याल आया। वह जानता था कि प्रीति जितनी अभिमानी और आत्मसम्मान वाली लड़की है, उसके साथ जान पहचान बढ़ाने में एक अलग ही मजा आएगा। पंकज ने जासूसी नज़रों से उसे देखा और कहा, मुझे यह क्यों लग रहा है कि तुम उस लड़की में दिलचस्पी ले रहे हो? वो मुस्कुराया और बोला, हाँ, हो सकता है। खैर, तुम यह पैसे उसे वापस दे देना और मेरा नंबर भी देना। पंकज ने वह पैसे और सूरज का नंबर पिंकी को दे दिया। जब यह बात प्रीति को पता चली तो वह गुस्से में कहने लगी, मेरी तरफ से वह भाड़ में जाए, मैं उससे बात नहीं करना चाहती। पिंकी ने पूछा, और इन पैसों का मैं क्या करूं? प्रीति ने बेपरवाही से कहा, तुम रख लो। 2-3 दिन इंतजार करने के बावजूद जब सूरज को प्रीति का फ़ोन नहीं आया तो उसने पिंकी से प्रीति का नंबर लिया और उसे खुद कॉल किया। फ़ोन उसी ने उठाया। पूरी तरह बेपरवाह होकर वह बोली, जी कौन? प्रीति ने अपने ही अंदाज में कहा था, मैं आपका कर्जदार। सूरज ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, वाट, आप है कौन? अरे वो जिनका दुपट्टा मेरी खटारा गाड़ी से आकर फट गया था। याद आया मिस प्रीति, याद आया मिस। इसलिए कि इस बात पर वो चिढ़ गई। वो कहने लगी, मैं आपके सारे पैसे आपको वापस कर चुकी हूँ, अब मेरा और आपका सारा हिसाब हो चुका है। प्रीति ने तंग आकर जवाब दिया, ऐसे कैसे हिसाब हो गया? अभी हिसाब हुआ कहाँ है? देखिए, आप सीधे मुझसे बात कीजिए, यह लुका छुपी मुझे पसंद नहीं है। मिस दिलरुबा, सूरज ने अपनी आवाज़ में एक चमक डाली, जैसे वह प्रीति का ध्यान खींचने की पूरी कोशिश कर रहा हो। देखिए मिस्टर एबीसी, जो भी है, आप, मेरा नाम प्रीति है, दिलरुबा नहीं। और दूसरी बात, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। प्रीति ने कड़वे लहजे में कहा, पहली बात मिस दिलरुबा की मेरा नाम मिस्टर एबीसी नहीं है, सूरज है। और दूसरी बात, मुझे आपको दिलरुबा कहना अच्छा लगता है। तीसरी बात, मैं आपका एहसान क्यों लूँ? मैं कोई कंगाल थोड़ी हूँ कि एक दुपट्टे की कीमत ना दे सकूँ। मैं उधार नहीं रखता किसी का, इसीलिए जब तक आप मुझसे अपने दुपट्टे के पैसे नहीं लेंगी, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। सूरज की आइडियल बात पर वह झुंझला सी गई। अजीब इंसान है आप। मैंने आपसे कह तो दिया कि नहीं चाहिए पैसे। नहीं, लेकिन मैं तो दूंगा। मैं क्यों उधार रखूं?
वो जिद पर आ रहा था। अच्छा ऐसा करिए, इस नंबर पर मेरा यूपीआई अकाउंट है, आप इसमें बस 1000 डाल दीजिए। प्रीति ने जान छुड़ानी चाहिए। अरे ऐसे कैसे 1000 डाल दूँ? आपका इतना कीमती सूट था, पूरे कई हजारों का, फिर उसका इतना कीमती दुपट्टा जो बेचारा मेरी गाड़ी में आकर फट गया, जुर्माना तो ज़्यादा होना चाहिए। इतने बड़े हिसाब किताब ऐसे थोड़ी हो जाते हैं, इनके लिए मिलना पड़ता है। मिस दिलरुबा जी, लीला प्लीज, होटल का स्टूडेंट कैसा रहेगा? वहाँ मिलते हैं। सूरज ने मुंबई के सबसे महंगे होटल का नाम लिया था, जिसे सुनकर प्रीति की आंखें सचमुच चौंक गई। देखो मिस्टर, मुझसे ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो। मैं तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। लड़कियों से दोस्ती बढ़ाने का यह बहुत ही पुराना तरीका है, प्रीति ने बचाव वाले अंदाज में कहा। तो फिर मिस दिलरुबा, नया तरीका कौन सा है? बताइए ना प्लीज। सूरज को उससे बात करने में बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि वह आम लड़कियों में से बहुत अलग थी। मैं आपसे मिलने नहीं आऊँगी, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। आगे से अगर आपने मुझे फ़ोन करने की कोशिश की तो मैं आपका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दूँगी, समझे आप? यह कहकर प्रीति ने तुरंत फ़ोन काट दिया। फ़ोन बंद होते ही सूरज हंसने लगा। तुम मुझे ब्लॉक लिस्ट में डालोगी तो फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लूँगा। तुम कभी भी मुझे ब्लॉक लिस्ट में नहीं डाल सकते। सबसे पहले सूरज ने पंकज से बात की कि वह प्रीति को पसंद करता है और उसके घर शादी का रिश्ता भेजना चाहता है। पिंकी और पंकज दोनों उस समय चाय पी रहे थे। यह सुनते ही पिंकी थोड़ी उलझन में पड़ गई। वह कहने लगी, सूरज भाई, वह एक मिडिल क्लास लड़की है। सूरज ने पूछा, तो क्या हुआ? तो यह हुआ कि आपकी और उसकी क्लास में बहुत फर्क है, और दूसरी बात, उसके पापा कुछ धार्मिक स्वभाव के हैं। उन्होंने अपने बच्चों को ज़्यादा खुली आज़ादी नहीं दी है। मुझे नहीं लगता कि प्रीति आपके घर में तालमेल बैठा पाएगी, और शायद उसके पापा कभी भी आपका रिश्ता मंजूर ना करे। सूरज ने तिरछी नज़रों से पिंकी को देखा। मैं समझा नहीं, मेरा रिश्ता कौन मना कर सकता है? मुंबई के टॉप बिजनेसमैन में मेरा नाम आता है, और दिखने में भी मैं काफ़ी हैंडसम हूँ। जिस लड़की के घर मैं रिश्ता भेजूंगा वह तो खुद को खुद नसीब समझेगी। यह तुम्हारी मिस प्रीति ऐसी कौन सी अनोखी लड़की है जिसके घर मैं रिश्ता भेजूं और वह इनकार कर दे? सूरज को खुद पर बहुत ज़्यादा ही आत्मविश्वास था। देखिए, मैं आपकी बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपकी हैसियत में आप जहाँ भी अपना रिश्ता भेजेंगे वह ज़रूर मंजूर हो जाएगा। लेकिन बात प्रीति के परिवार की है। वे लोग धर्म को बहुत महत्व देते हैं। उसकी दोनों बड़ी बहनों की शादी सनातनी धार्मिक विद्वान से हुई है। वह मेरी शादी में भी शालीनता से घर आई थी, और सालों के कहने पर ही आई थी। मैंने उससे कहा था कि जैसे बाकी सहेलियाँ आ रही हैं वैसे ही तुम भी आओगी। यह तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है, इसीलिए प्लीज़ मेरी शादी पर पर्दा मत करना। बड़ी मुश्किल से उसने मेरी बात मानी थी, इसीलिए उसके पापा प्रीति के लिए भी ऐसे ही लड़के को पसंद करेंगे जो कुछ धार्मिक स्वभाव का हो। सूरज ने खाली कप सामने टेबल पर रखते हुए एक गहरी सांस ली। अच्छा, तो यह बात है, तो कोई बात नहीं, यह भी कर लेते हैं। सूरज के लिए शायद यह सब सिर्फ एक रोमांचक चुनौती जैसा था, लेकिन सूरज को यह पता नहीं था कि यह चाहत उसे कितनी महंगी पड़ने वाली है। जब उसने अपने घर वालों के से प्रीति के बारे में बात की तो सबसे पहले उसके पापा ने मना कर दिया। वो गुस्से में बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? इतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे होकर तुम एक साधारण सी लड़की से शादी करना चाहते हो? मैंने तुम पर कितना पैसा खर्चा किया, तुम्हें बेस्ट एजुकेशन दिलवाई है, अच्छी कॉलेज की डिग्री दिलवाई, और अब जब मैंने अपनी इज्जत बढ़िया बना ली है कि लोग मुझसे रिश्ता जोड़ने को बेताब है, तो तुम एक मामूली लड़की से शादी करने की बातें कर रहे हो? तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मैं बहू वही लाऊंगा जो किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो और हमारी बराबरी की हो। दूसरा एतराज उसकी माँ को हुआ। उन्होंने साफ कह दिया कि वह किसी भी साधारण लड़की को अपनी बहू किसी भी कीमत पर नहीं बनाएंगे जो उनके सामाजिक दायरे में एडजस्ट ना कर सके। लेकिन सूरज भी अपनी जीत का पक्का था। वो कहने लगा, शादी इसी लड़की से करूँगा और हर कीमत पर करूँगा। उसके पेरेंट्स ने अंतिम फैसला सुनाया, मैं और तुम्हारी माँ कभी भी रिश्ता लेकर नहीं जाएंगे। यह कहकर दोनों उठकर अपने कमरे में चले गए। सूरज ने जब यह बात पंकज को बताई तो वह कहने लगा, मैं तो पहले ही जानता था कि तुम्हारे पापा कभी नहीं मानेंगे, इसीलिए उस लड़की को भूल जाओ। सूरज ने उसकी बात को ठुकलाते हुए कहा,
मैंने तुमसे सलाह इसलिए नहीं मांगी कि तुम मुझे उसे भूल जाने की सलाह दो। देखो, प्रीति के घर वालों ने एक नेक लड़का पसंद है तो ठीक है, मैं किराए के मम्मी पापा ले लेता हूँ, एक छोटा सा घर ले लेता हूँ और फिर ये रिश्ते की बात तुम करवाओगे। पंकज तो यह सुनकर हैरान रह गया। वो बोला, सूरज तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, मैं यह काम कभी नहीं करूँगा। दोस्त होने का कोई ना कोई फायदा तो होना चाहिए। देखो तुम मना नहीं करोगे, मुझे वो लड़की बहुत पसंद है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। पंकज ने पूछा, झूठ बोलकर उसे कैसे हासिल कर सकते हो? झूठ कभी तो सामने आएगा, जब सच सामने आएगा तब क्या करोगे? सूरज ने लापरवाही से कहा, तब का तब देखा जाएगा, फिलहाल तुम मेरी मदद करो। पंकज ने ना चाहते हुए भी हाँ कर दी, लेकिन पिंकी और ज़्यादा परेशान हो गई थी। सूरज ने एक साधारण इलाके में एक घर खरीदा और फिर पैसे देकर अपने किराए के पेरेंट्स भी खरीद लिए। अब उसने पंकज से कहा कि वह प्रीति के घर जाकर उसके पापा के सामने उसकी बातें करे। पिंकी और पंकज प्रीति के घर मिलने के लिए गए थे। प्रीति ने चाय नाश्ते का खास अच्छा इंतजाम किया था। प्रीति के पापा पंकज को ड्राइंग रूम में अलग बैठाकर बातें करने लगे, जबकि पिंकी प्रीति के कमरे में थी और काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। प्रीति की वह पुरानी बातें थी, कभी सहेलियों के किस्से तो कभी अपने परिवार की कहानियाँ। मौका देखकर पंकज ने प्रीति के पापा से बात शुरू की कि उसका एक दोस्त है सूरज, वो अच्छा और शरीफ है, उसके घर वाले भी धार्मिक हैं और प्रीति उसके साथ बहुत खुश रहेगी। यह कहते हुए पंकज के माथे पर पसीना आ रहा था, क्योंकि वह पूरी तरह झूठ बोल रहा था। प्रीति के पापा ने पहले तो कुछ देर सोचा, फिर हाँ कर दी। पंकज ने जब यह खबर सूरज को बताई तो वह बहुत खुश हुआ। जिस दिन प्रीति के लिए रिश्ता भेजना था, सूरज ने अपने किराए के पेरेंट्स को साफ सुथरे कपड़े पहनाकर प्रीति के घर भेजा था। नकली बाप ने हाथ में तस्वीर भी पकड़ रखी थी और नकली माँ ने धार्मिक कपड़ा पहनकर गए थे। उन्होंने सूरज की बहुत तारीफ की। अगले दिन प्रीति के पेरेंट्स सूरज को देखने के लिए गए। वह साधारण से लिबास में था, सिर पर टोपी थी और उसने हल्की हल्की दाढ़ी रखी हुई थी। पहली नज़र में वह ऐसा लग रहा था जैसे वह सचमुच शरीफ और धार्मिक किस्म का लड़का है। दोनों का रिश्ता तय हो चुका था। उस दिन सूरज की खुशी का ठिकाना नहीं था। यह तो उसने सोची नहीं कि जब सच्चाई सामने आएगी तो क्या होगा। वो इस बात से इतना खुश था कि बस जल्द से जल्द प्रीति को पा लेगा। लेकिन जब उसके किराए के पेरेंट्स ने शादी की बात की तो प्रीति के पापा ने कहा कि वह अभी 1 साल तक शादी नहीं करेंगे, बल्कि 1 साल तक उस रिश्ते को परखेंगे। यह सुनकर सूरज की किराए की माँ ने कहा, ऐसा कीजिए, आप दोनों की शादी कर दे, क्योंकि मैं बीमार रहती हूँ। अगर आपको विदाई अपनी मर्जी से करनी है तो मैं कम से कम अपने बेटे की शादी तो अपनी आंखों के सामने देख सकती हूँ। यह कहते ही उन्होंने आंसू भी बहाए। फिर नकली पापा ने भी कहा, मेरी बीवी को कैंसर की बीमारी है, उसकी यही ख्वाहिश है कि बेटे की शादी जल्द से जल्द देख ले। प्रीति के पापा भी बहुत इमोशनल हो गए थे, इसीलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। अगले हफ्ते ही उनकी शादी हो गई थी और वह इतना खुश था जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। लेकिन पंकज बहुत परेशान था। उसे यही डर था कि सच्चाई सामने आने पर ना जाने कौन सी आफत आ जाएगी। प्रीति ने अभी तक सूरज को नहीं देखा था और उसका नाम भी नहीं जानती थी। उसे शुरू से यही पता था कि शादी वहीं होगी जहां उसके पापा चाहेंगे, इसीलिए शादी हो चुकी थी। सूरज का दिल अब बेचैन होने लगा था। उसका मन करता था कि प्रीति से फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करे और उससे मोहब्बत का इजहार करे। उसे रात भर नींद नहीं आती थी और दिल को चैन नहीं था। उसने उसी नंबर से दोबारा प्रीति को फ़ोन किया जिससे उसने पहले बात की थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। प्रीति शायद वह नंबर भूल चुकी थी। उसने उसी लापरवाही से फ़ोन उठाया। जी कौन कौन बोल रहा है? जब उसने 2-3 बार हेलो कहने पर भी सामने से कोई आवाज़ नहीं सुनी तो उसने थोड़ा चीट कर कहा, मैं बोल रहा हूँ, जो आपका सब कुछ हूँ। प्रीति कुछ घबरा गई थी। मैं समझ नहीं, कौन है आप? वो कौन है जो आपका सब कुछ है? आप मुझे बताइए, सूरज ने पूछा। प्रीति ने टालते हुए कहा, कोई भी नहीं। वह कौन है जिसका नाम और जिक्र आजकल आपके दिल को धड़क रहा है? यह सुनकर प्रीति थोड़ी उलझन में पड़ गई। उसने कहा, ऐसा तो कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ
जिसका नाम और जिक्र प्रीति का दिल धड़का दे। ना तो उसने सूरज को देखा था और ना ही शादी को लेकर उसके दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश थी। वह कुछ बेपरवाह टाइप की लड़की थी। सूरज ने कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वह कहने लगी, देखिए, लड़कियों को परेशान करने के लिए यह सारे तरीके बहुत पुराने हैं। आगे से मुझे फ़ोन मत कीजिएगा। सूरज ने कहा, मैं सूरज बात कर रहा हूँ, आपका पति। यह सुनकर प्रीति के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा था। पहली बार उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे फ़ोन भी कर सकता है। वह यह भूल चुकी थी कि इस नंबर से पहले भी उसकी बात सूरज से हो चुकी है, क्योंकि इस बात को 2-3 महीने गुजर चुके थे। उसे लगा कि शायद पहली बार इस नंबर से कॉल आई है। पहली बार वह झिझकी थी और पूछने लगी, आप? वह कहने लगा, जी हाँ, मैं क्या आपको बुरा तो नहीं लगा कि मैंने आपको फ़ोन कर लिया? बस ऐसे ही कुछ देर बात करना चाहता था। मेरे ख्याल में अब हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता कायम हो चुका है। आप मेरी मंगेतर नहीं, मेरी बीवी है। हमारे बीच एक बहुत मजबूर रिश्ता है और वह रिश्ता किसी मुझे इतनी परमिशन तो देता है कि मैं अपनी बीवी की आवाज़ सुन सकूं और उससे बात कर सकूं। पहली बार प्रीति के माथे पर पसीना आया था और पहली बार उसे कुछ अलग महसूस हुआ था। उसने तुरंत अपना कमरा बंद किया। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, आपको पापा ने बताया नहीं? सूरज ने पूछा, क्या नहीं बताया? उसने कहा, मेरे पापा इन बातों को पसंद नहीं करते। सूरज ने कहा, उन्हें बताएगा कौन? मैं तो नहीं बताऊंगा। क्या आप बताएंगी? प्रीति, यह तो मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो गई। एक तो आपके पापा ने 1 साल कहकर मुझे एक बड़े इम्तिहान में डाल दिया और उस पर आप भी मुझ पर ऐसी पाबंदी लगाएंगी तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरा रिश्ता मुझे बार बार तंग करता है और मैं तो सिर्फ आपकी आवाज़ सुनता और आपसे बात करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मना मत कीजिएगा। प्रीति ने पहले तो झट से फ़ोन बंद कर दिया, फिर उसने अपने दिल पर हाथ रखकर जोर जोर से धड़कने वाले दिल को थोड़ा शांत करने की कोशिश की। लेकिन अब इस नंबर से उसे अक्सर फ़ोन आने लगा था। कभी कभी वह मना करती तो कभी कभी कुछ देर बात भी कर लेती थी, मगर वह परेशान रहती थी। धीरे धीरे उसे सूरज की बातों में दिलचस्पी होने लगी। आखिरकार उसे यह भी पता था कि वह उसका पति है और सूरज उससे अब तक पूरी शराफत से ही बातें कर रहा था। तकरीबन 4 महीने गुजर चुके थे। इन 4 महीनों में यह हुआ था कि प्रीति के दिल में सूरज के लिए मोहब्बत बढ़ चुकी थी। एक बार सूरज ने पूछा कि क्या तुमने मुझे देखा है? उसने कहा, नहीं, मैंने तो आपको नहीं देखा और देखना जरूरी भी नहीं समझती। पापा ने देखा है ना? सूरज ने कहा, अगर मैं आपको देखने में अच्छा नहीं लगा तो क्या करेंगी? उसने कहा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमें पता होता है कि हमारे पेरेंट्स जिससे भी हमारा रिश्ता तय करेंगे हम उससे पसंद कर लेंगे। और फिर आपने खुद तो कहा, रिश्ता, शादी के रिश्ते में बहुत ताकत होती है। सूरज ने पूछा, अगर मैं देखने में मोटा, काला या भद्दे नैन नक्शा का हुआ तो? इस पर प्रीति हंसने लगी। वो कहने लगे, अगर मेरे पापा को मेरे लिए ऐसा ही लड़का अच्छा लगा तो यकीनन आप में कोई ना कोई खास बात भी तो होगी। वो प्रीति की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ था। आज तक उसने ऐसी लड़की नहीं देखी थी जो अपना कोई भी पसंद ना रखती हो। सूरज ने कहा, क्या आप भी, आपका दिल नहीं चाहता? मैं पिछले 4 महीने से आपसे बातें कर रहा हूँ, क्या एक बार भी दिल नहीं चाहता कि मुझे देखे? इस बात पर वह घबरा गई थी। हाँ, यह ख्वाहिश उसके दिल में आने लगी थी कि एक बार सूरज को देखे कि वह कैसा है। मैं तो ऐसा नहीं सोचती, लेकिन अगर आप सोचते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर तस्वीर भेज सकते हैं। सूरज ने अपनी कुछ तस्वीरों को एडिट करके भेजा था, जिसमें नकली दाढ़ी थी, रंगत कुछ सांवली सी लग रही थी और उसने नैन नक्शा भी थोड़े बदल लिए थे। यह बिल्कुल अलग दिखने वाली तस्वीर प्रीति को मिली थी, लेकिन उसे बुरा नहीं लगा क्योंकि वह बहुत ही धीमी आवाज़ में बात करता था और इन 4 महीनों में उसने कोई भी फालतू बात नहीं की थी। फिर उसने पूछना चाहा, मैं आपको कैसा लगा? बताइए ना प्लीज़ प्रीति। प्रीति तो शर्मा रही थी, अपने मुंह से यह कहते हुए कि आप मुझे अच्छे लगते हैं। उसने बस एक दिल हार्ट इमोजी बनाकर उसे भेज दिया और सूरज इतना खुश था कि वह बयान नहीं कर सकता था। उसने कहा, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत परेशान था कि पता नहीं मैं आपको अच्छा लगूंगा कि नहीं। 5 महीने गुजर गए थे।
सूरज जब भी प्रीति के पापा से मिलता तो नकली दाढ़ी लगा लेता, सिर पर सफ़ेद टोपी पहन लेता, सलवार कमीज पहनता, टखनों से ऊंची सलवार रखता और हाथ में तस्वीर पकड़ लेता। यह जरूर हुआ था कि अब वह पूजा पाठ कर लेता था, लेकिन पाबंदी से नहीं करता था। मगर बाकी सब कुछ झूठ पर आधारित था। उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि जब सच सामने आएगा तो प्रीति पर क्या गुजरेगी या उसके पिताजी उसके साथ क्या सलूक करेंगे। उसे लग रहा था कि शादी हो गई है तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, उसे इस बात का यकीन था कि प्रीति उससे प्यार करने लगी है, इसीलिए अगर उसके पापा को थोड़ा बहुत गिला शिकवा हुआ भी तो प्रीति उसका साथ देगी। लेकिन वह यह भूल गया था कि प्रीति अपने पापा से सबसे ज़्यादा प्यार करती है। अपने पापा के खातिर वह सूरज को सीधा जवाब दे देगी। सूरज की एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी और वह मीटिंग अटेंड करने के लिए एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जाना था। उसके कामकाज का तरीका कुछ ऐसा था कि वहाँ पर औरतें भी पैंट सूट पहनकर आती थी और उसे बेझिझक अंदाज में उनसे मिलना पड़ता था। इस बार भी उसने यही किया था। वह आने वाली औरतें के पहनावे कुछ बोल्ड थे, क्योंकि वे विदेशी क्लाइंट थे, इसीलिए उन्होंने शॉर्ट्स या स्कर्ट्स पहन रखी थी। जैसे ही वह पास आए, सूरज को खड़े होकर उनसे बात करनी पड़ी और इन औरतें ने बेझिझक अंदाज में उसके गाल पर किस भी किया। उसके लिए यह सब एक आम सी बात थी। सूरज ने उन्हें बैठने का इशारा किया। वो मीटिंग करता रहा, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई नज़र उस पर टिकी हुई है। लेकिन इस वक्त उसके लिए एक मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट थी। उसके पापा भी वहीं मौजूद थे। हर बार की तरह यह मीटिंग भी सफल रही थी, लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म करने के बाद वह पलटा तो कुछ दूरी पर उसे प्रीति के पापा नजर आए, जो गुस्से से उसे घूर रहे थे। वह तो बुरी तरह से घबरा गया था, क्योंकि उन्होंने उसे पहचान लिया था। वह उसके पास आए और बोले, झूठे धोखेबाज इंसान। यह कहकर उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ सूरज के मुंह पर मारा। सूरज के पापा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि सबके सामने उनके बेटे की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। वह हैरान इसलिए थे कि सूरज भी चुप था और नजरें यूं झुकाए खड़ा था जैसे वह कसूरवार हो। फिलहाल सूरज के पापा ने प्रीति के पापा का गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगे, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को थप्पड़ मारने की। लेकिन प्रीति के पापा भी बहुत गुस्से में थे। वो बोले, मेरा बस चले तो मैं इसका गला दबा दूं। यह एक धोखेबाज इंसान है। इसने मुझे ईमानदारी का धोखा दिया, भगवान के नाम का धोखा दिया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वह पूरी तरह से भड़के हुए थे। सूरज के पापा नासमझी में कभी सूरज को देख रहे थे तो कभी प्रीति के पापा को। कई गार्ड वहां आ गए, इसीलिए प्रीति के पापा को बाहर निकाल दिया गया। लेकिन वह चिल्ला रहे थे कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। जैसे ही प्रीति के पापा बाहर गए, सूरज के पापा कहने लगे, यह कौन है? यह सबके सामने तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर रहा था, यहाँ तक कि तुम्हें थप्पड़ मारा और तुम कुछ बोले भी नहीं। कौन सा धोखा दिया है तुमने इस आदमी को? सूरज ने कहा, मैंने इनकी बेटी से शादी की है। वह भी आपकी तरह जिद्दी थे। कहते थे कि किसी अमीर बाप के बेटे को अपनी बेटी नहीं दे सकते, इसीलिए मुझे नाटक करना पड़ा, एक साधारण लड़का बनना पड़ा, ताकि उन्हें अपनी बेटी का रिश्ता देने से कोई एतराज ना हो। यह सुनकर दूसरा थप्पड़ सूरज के मुंह पर उसके पापा ने मारा। वह कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक गरीब मिडिल क्लास लड़की से शादी करने की? मैंने तुम्हें मना किया था ना। सूरज ने कहा, शादी मुझे उसी से करनी थी जो मुझे पसंद है और वह मैं कर चुका हूँ। ना तो आप मुझे रोक सकते हैं और ना उसका बाप। अब आपका जो दिल चाहता है आप कर सकते हैं और उनका जो दिल चाहता है वह कर सकते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में मैं अपनी बीवी को विदा करवा कर ले आऊँगा। वह भी बेहद गुस्से में था। वो उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठा और सीधा घर आ गया। दूसरी ओर प्रीति के पापा बहुत गुस्से में घर में दाखिल हुए और आते ही सूरज को बुरा भला कहने लगे। पहली बार उन्होंने इतने गुस्से में गालियाँ दी थी। सूरज को बुरा भला कहते सुनकर प्रीति के कान खड़े हुए। वह भी कमरे से बाहर आ गए। उसकी माँ परेशानी से पूछने लगी कि आपको क्या हुआ है। उन्होंने कहा, वो कमीना बेशर्म इंसान, उसने धोखे से मेरी बेटी के साथ विवाह किया है। वह कोई नेक शरीफ इंसान नहीं है, बल्कि बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का बेटा है।
ईमानदारी तो उसके पास से छूकर भी नहीं गई। वह लड़कियों के गले मिल रहा था, उनके साथ बेहयाई कर रहा था। आज यह आदमी मेरे हाथों से मर जाता। अगर वे गार्ड बीच में ना आ जाते तो मैं कभी भी अपनी बेटी को उस कमीने के साथ विदा नहीं करूँगा। प्रीति ने अपने पापा को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था और वह सोच भी नहीं सकती थी कि सूरज उसे इतना बड़ा धोखा दे सकता है। आखिर कौन था यह लड़का जो अच्छाई का ढोंग कर उससे विवाह कर चुका था। रोज उससे फ़ोन पर बातें करता था और यही दिखाता था कि जैसे वह नेक इंसान है, लेकिन वह कोई और था, किसी बिजनेसमैन का बेटा। मैं तो ऐसे किसी लड़के को नहीं जानती। उसके जहन से सूरज से हुई पहली मुलाकात बिल्कुल मिट चुकी थी। जब उसने अपने पापा के मुंह से यह सुना कि वह किसी भी कीमत पर प्रीति को उस लड़के से आज़ाद करवाएंगे, उसे तलाक दिलवाएंगे और कभी भी उसकी विदाई उस सूरज से नहीं करवाएंगे, तो उसका दिल धड़कना भूल गया था। अब तो वह उसे प्यार करने लगी थी। अब जबकि सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी, पता नहीं क्यों, लेकिन पहली बार प्रीति की आंखों से आंसू बहने लगे थे। सूरज की एक एक बात उसके कानों में गूंजने लगी थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। इतना बड़ा धोखा वह उसे क्यों दे रहा था और क्यों दिया था। वह अपने कमरे में आकर बैठ गई थी। तभी उसके फ़ोन पर सूरज का नंबर आने लगा। उसने दरवाज़ा बंद किया, फ़ोन उठाया। सूरज ने कहा, प्रीति, अभी यहीं तक, उसने कहा था। जब प्रीति ने रूठे स्वर में कहा, अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ, अच्छा नहीं किया आपने, धोखा दिया है मुझे। सूरज ने झट से कहा, मैं वही हूँ जिसकी गाड़ी में पहली बार तुम्हारा दुपट्टा अटक कर फट गया था। मैं बिजनेसमैन का बेटा हूँ ना, मेरा इतना बड़ा कसूर नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरा साथ दो। उसका चेहरा अब प्रीति की आंखों के सामने आ गया था। कितने बड़े झूठे इंसान हो तुम। तुमने मुझे पाने के लिए झूठ का सहारा लिया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ और तुम्हारी यह गलतफहमी भी दूर करना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं अपने बाप का साथ दूंगी और वह तुमसे तलाक दिलवा कर ही रहेंगे। प्रीति की जिद और तलाक की बात सुनकर सूरज को बहुत गुस्सा आया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें पाने के लिए मैं इतने झूठ बोले, इतने नाटक किए? इसीलिए नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम मेरी बीवी हो और मरते दम तक मेरी बीवी ही रहोगी। मैं तुम्हें किसी भी सूरत में तलाक नहीं दूंगा। प्रीति ने दृढ़ता से कहा, मैं पापा का साथ दूंगी, मुझसे कोई भी अच्छी उम्मीद मत रखिएगा। वह बार बार प्रीति को पुकारता रह गया, लेकिन प्रीति ने फ़ोन बंद करके मोबाइल को बंद कर दिया, बल्कि उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था। सूरज के होश उस वक्त उड़े जब उसके घर पर तलाक का नोटिस आया था। एक तरफ वो नोटिस देखकर परेशान था, तो दूसरी तरफ उसने अपने पेरेंट्स की रोज़ की बहस सुनकर, जो कह रहे थे कि वह किसी भी सूरत में उस लड़की को अपनी बहू नहीं बनाएंगे। वह वकील के पास गया और कहा कि मैं अपनी बीवी को से तलाक नहीं लेना चाहता, क्या इस सूरत में भी अदालत तलाक दिलवा सकती है? वकील ने कहा, जी हाँ, अगर वह यह कह दे कि मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती तो ऐसा मुमकिन है। वह उससे पूछने लगा, खुला किस सूरत में नहीं हो सकती? वकील ने कहा, ऐसा मुमकिन है, अगर तुम्हारी बीवी उम्मीद से हो जाए तो यह बात बच्चे के जन्म तक रुक सकती है। वो भी मैं बहुत कोशिश करूँगा। और मेरे ख्याल से जब कोई औरत माँ बनती है तो तलाक बहुत सोच समझकर ही लेती है, क्योंकि सबसे पहले वह अपने बच्चे के बारे में सोचती है, उसके भविष्य के बारे में सोचती है। पहली पेशी एक हफ्ते के बाद थी। सूरज को जो भी कुछ कहना था उसे एक हफ्ते के अंदर अंदर करना था। पहले उसने शालीनता से बात करने की कोशिश की। वह प्रीति के घर आया, लेकिन उसके पापा धक्के मारकर उसे निकाल दिया। वह बार बार कहता रहा कि मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूँगा। मेरा तारीख गलत था, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं था। मैं उसे बहुत चाहता हूँ, मैं उसे पूरी इज्जत दूंगा। आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा बन जाऊंगा। लेकिन प्रीति के पापा को तो जैसे उससे बैर हो गया था। वह कहने लगे, चले जाओ यहाँ से, मैं अपनी बेटी को कुएं में फेंक दूंगा, उसका गला दबाकर जान से मार डालूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ विदा कभी नहीं करूँगा। सूरज के पास बस एक ही तरीका बचा था। वो रात के अंधेरे में उनके घर में दाखिल हुआ। जब सब सो रहे थे, धीरे से वह डिरता हुआ प्रीति के कमरे में पहुंच गया, जहां वह बेखबर सो रही थी। उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और फिर अपनी शर्ट उतारकर गुस्से से
एक तरफ फेंक दी। वो प्रीति के करीब जाकर लेट गया। वह बेखबर सो रही थी। तलाक से बचने का वह बस एकमात्र तरीका था कि वह उसके साथ रात गुजारे। उसने यह सब करने में मिनट भी नहीं लगाया और प्रीति को अपने साथ पूरी तरह से बांध लिया। वह बुरी तरह से हड़बड़ा कर उठी थी और डर गई थी। कौन है तुम्हारा पति? सूरज। यह सुनकर वह डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन नाकाम रही। नहीं मिसेज, आज तो मिलन की रात है। तुम्हें तलाक चाहिए? ऐसे कैसे जाने मन? मेरे दिल में धड़कने के बाद तुम्हें आज़ादी भी तो कभी नहीं मिल सकती। मैंने बड़ी शरारत से तुम्हारे बाप से कहा था कि मेरी बीवी मेरे हवाले कर दे, मगर वह नहीं माने। इसीलिए सुहागरात तो मुझे मजबूरन ससुराल में ही मनानी पड़ेगी। इससे पहले कि प्रीति कोई एतराज़ करती, सूरज ने उसे मौका नहीं दिया। वह उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था। इससे पहले कि वह चीखती चिल्लाती, सूरज ने उसके होठों को कैद कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि उसने कितने समय से अपने जज्बातों पर बांध कर रखा था, जिसे अब आज़ादी मिली हो। प्रीति के बहते आंसुओं पर भी उसे प्यार आ रहा था। वह उन्हें भी अपने होठों से साफ कर रहा था। उसे हर कीमत पर आज की रात प्रीति के वजूद में अपनी निशानी छोड़नी थी, ताकि तलाक में देरी हो सके। इसीलिए सुबह होते ही उसने प्रीति की जान बख्शी और बाहर चला गया। वह रोज जा रही थी। नहाकर कपड़े बदलकर उसने चादर अलमारी में छुपा दी और दूसरी चादर बिछा दी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करे और क्या ना करे। उसने पापा से कुछ कहती तो वो बवाल खड़ा हो जाता, इसलिए वो चुप ही रही। लेकिन उस दिन उसे तेज बुखार हो गया था। 2 दिन बाद पेशी थी, लेकिन वह तेज बुखार की वजह से नहीं जा पाई और अगली पेशी अब 1 महीने बाद थी। 8 दिन बाद जाकर खुशबू का बुखार उतरा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़े गए थे। उसकी रंगत बिल्कुल पीली पड़ गई थी। उसके साथ क्या हो गया था वह किसी से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। उसे इस वक्त सूरज के नाम से भी नफरत हो रही थी। उसने उसके साथ अच्छा नहीं किया। पहले धोखे से शादी की और फिर रात के अंधेरे में छुप छुप कर जबरदस्ती रिश्ता कायम कर लिया, सिर्फ उसके बाप को हराने के लिए। लेकिन प्रीति ने भी मन बना लिया था कि अगली पेशी पर जाएगी और कहेंगी कि वह उस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन अभी 1 महीने ही गुजरे थे कि उसका जी मचलने लगा। कुछ भी खाती तो उल्टी हो जाती। अपनी माँ को बताने के बजाय उसने पिंकी से बात की और उसे यह भी कहा कि वह क्यों उस सूरज का रिश्ता लेकर आई। पिंकी ने कहा कि वह तुमसे प्यार करता था, कहता था बाद में सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल इस वक्त पिंकी के अलावा वह किसी से बात नहीं कर सकती थी। उसकी हालत सुनकर पिंकी को कुछ चिंता हुई थी। उसने कहा, प्लीज़ तुम मेरे घर आ जाओ। मैं बहाने से तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहती हूँ। मेरे घर में किसी को कुछ नहीं पता कि वह उस कमीने इंसान ने मेरे साथ क्या किया है। पिंकी उसके घर आ गई और वह बाजार जाने के बहाने उसके साथ अस्पताल गए। पिंकी और प्रीति की बातें पंकज ने सुन ली थी, इसीलिए गुस्से से उसने सूरज को फ़ोन किया कि तुम्हें शर्म नहीं आए एक लड़की के साथ यह सब करते हुए। सूरज ने शांत लहजे में कहा, वह लड़की मेरी बीवी है और अपनी बीवी के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने बड़ी शरारत से उसके बाप को समझाया था कि वह विदाई कर दे, मगर उसका बाप नहीं माना। अगर वह जिद्दी है तो मैं उससे भी ज़्यादा जिद्दी हूँ। मर जाऊँगा लेकिन उसे तलाक नहीं दूँगा। पंकज ने गुस्से में सब कुछ बताया था। वह कहने लगा, तुम्हें पता भी है वह किस हालात में है। तुम्हारी हरकत की वजह से उसे उल्टियाँ आ रही है और वह अपने घर में किसी को कुछ बता भी नहीं सकती। पिंकी उसे डॉक्टर के पास लेकर गई है। तुम जानते हो कि अगर ऐसी वैसी कोई बात हो गई तो कितने लोग उंगलियां उठाएंगे उस पर। सूरज ने कहा, उसको उल्टी हो रही है। यह सुनकर सूरज ने चैन की सांस ली। फिर वह मुस्कुराने लगा। इसका मतलब है मैं बाप बनने वाला हूँ। बहुत बढ़िया, शुक्र है भगवान का। बस यही फिक्र थी कि मुझे वह किस अस्पताल में गई है। पंकज ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें एक लड़की की इज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सूरज ने कहा, मेरे पास अपनी बीवी को अपने पास लाने का और कोई रास्ता नहीं था। मेरे ससुर ने कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं था। तुम बताओ कि वह किस अस्पताल में गई है। पंकज ने कहा, मैं नहीं बताऊंगा। मत बताओ, मुझे पता है वो पिंकी भाभी के साथ ही है ना। पंकज तो उसे फ़ोन करके पूछता रहा था, लेकिन जब तक सूरज अस्पताल में पहुंचा
तब तक पिंकी ने उसे घर छोड़ दिया था। फिर वही हुआ कि जिस बात का डर था। प्रीति प्रेग्नेंट थी और अगले दिन पेशी थी। रो रो कर उसका बुरा हाल था। बार बार उसे सूरज पर गुस्सा आ रहा था। सूरज ने उस अस्पताल में जाकर उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर आया था। अगले दिन जब पेशी पर वह आई तो उसने कहा कि सूरज से मेरी शादी हुई है और मुझे तलाक चाहिए। तो सूरज के वकील ने उसके सामने उसकी वह रिपोर्ट रख दी, साथ में डॉक्टर की सलाह की पर्ची भी। जज साहब ने तो अपना चश्मा नाक से ऊपर करके गौर से देखा और फिर कहा, आप तो कह रही हैं कि सिर्फ उससे आपकी शादी हुई है, लेकिन हमारे पास इस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आप दोनों हस्बैंड वाइफ है और आप उनके बच्चे की माँ भी बनने वाली हैं। यह सुनकर प्रीति के पापा कहने लगे, यह रिपोर्ट झूठी है, यह आदमी झूठा है और धोखेबाज है। धोखे से इसने मेरी बेटी से शादी की और अब भी झूठ बोल रहा है। मेरी बेटी तो इसे जानती तक नहीं है। उसी वक्त उसका ब्लड सैंपल लिया गया और यह कहा गया कि जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आती अदालत बर्खास्त नहीं होगी। 3 से 4 घंटे बाद रिपोर्ट आई और वही थी। सूरज सच्चा साबित हो गया था। उसके पापा हैं। उसने कभी प्रीति को देख रहे थे तो कभी सूरज को। उन्होंने प्रीति से कहा, यह सब क्या है? प्रीति ने हिम्मत जुटाकर बताया, इस आदमी ने जबरदस्ती मेरे साथ यह सब किया है। सूरज ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, यह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और अब मैं अपनी बीवी को इस हालत में छोड़ना नहीं चाहता। खुदा के लिए मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूँगा, वरना जैसे ही मेरा बच्चा पैदा होगा तो मैं इससे अपना बच्चा ले लूँगा। यह सुनकर प्रीति ने नफरत भरी नज़रों से उसे देखा। उसके पापा कहने लगे, पहले यह भरी अदालत में मुझसे माफ़ी मांगेगा, फिर मैं अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में दूंगा। लेकिन प्रीति ने साफ इनकार करते हुए कहा, लेकिन मुझे इस आदमी के पास नहीं जाना। प्रीति ने कहा, मैं इसका बच्चा इसे वापस नहीं करूँगी। लेकिन उसके पापा जानते थे कि उनकी बेटी की बात का कोई नहीं सुनेगा। सूरज ने एक बहुत बड़ी चाल चली थी। प्रीति के पापा ने भरी अदालत के सामने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर सूरज से माफ़ी मांगी थी और फिर प्रीति का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर गए थे। वह अपना हाथ छुड़वा रही थी। मुझे नहीं रहना आपके साथ, मेरा हाथ छोड़ो, वह बार बार उससे कह रही थी। लेकिन सूरज खामोशी से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी तक लेकर आया था। उसने उसे गाड़ी में बैठाया, दरवाज़ा बंद किया और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चलाने लगा। बहरे हैं आप, आपको सुनाई नहीं देता कि मुझे आपके साथ नहीं रहना? आप इंसान नहीं हैं, जानवर है और मैं आपसे नफरत करती हूँ। यह कहते हुए वह अपने आंसू साफ कर रही थी। सूरज ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही गाड़ी बंगले के अंदर दाखिल हुई और वह प्रीति का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर लेकर आया तो उसके मम्मी पापा गुस्से में बैठे थे। उन्होंने कहा, यह लड़की इस घर की बहू नहीं बनेगी। सूरज ने दृढ़ता से कहा, अगर यह यहाँ नहीं रहेंगी तो मैं भी चला जाऊँगा, क्योंकि यह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और मैं अपने बच्चे को दर दर की ठोकरें नहीं खिलवा सकता। अगर आपको अपनी बहू को नहीं अपनाना है तो फिर समझ लीजिए कि बहू के साथ बेटा भी चला जाएगा और मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। पापा, मैं जिस कंपनी में चाहूँगा काम कर सकता हूँ, पैसा भी कमा सकता हूँ, लेकिन आपकी कंपनी डूब जाएगी। फैसला मैं आपके हाथ में छोड़ रहा हूँ। यह कहकर वह प्रीति को अपने कमरे में ले गया, दरवाज़ा बंद किया और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठाया। उसने कहा, अब बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? ऐसा क्या अलग किया है मैंने जो पति अपनी बीवी से नहीं करता? तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हें पाने के लिए बस थोड़ा सा झूठ बोला था, थोड़ा सा झूठ धोखा दिया था, लेकिन मेरी मोहब्बत तो सच्ची थी और यह भी झूठ है कि तुम मुझसे नफरत करती हो। 4 महीने हमने बातें की है, इन 4 महीनों में मोहब्बत का इजहार तो तुमने भी किया है। यह सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से भी हो सकता था। अगर तुम्हारे पापा जिद ना करते तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। प्रीति और तुम्हारा बाप तुम्हें तलाक दिलवा देना चाहता था और मैं मर जाता इस बात पर प्रीति का हाथ अपने आप उसके होठों पर जाकर लगा था। उसकी आंखों में अजीब सी तरफ थी, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया और अपना हाथ उसके होठों से पीछे कर लिया। सूरज ने कहा, अब भी यही कहोगी कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? मोहब्बत तुम करती हो,
मैं भी तुमसे करता हूँ, तुम्हें पूरी इज्जत दूंगा जिसके तुम हकदार हो। अपने दिल से सारी नफरतें और गिले शिकवे दूर कर लो। बस यह याद रखो कि तुम मुझसे चाहती हो, और अब तो वैसे भी हम लोग मम्मी पापा बनने वाले हैं। अब हमें अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। यह कहते हुए उसने प्रीति का हाथ पकड़ा था और होठों पर लगाया था। प्रीति ने भी कोई एतराज नहीं किया था। तलाक तो वह भी नहीं चाहती थी, लेकिन अपने बाप को मना भी नहीं कर सकती थी। सूरज का तरीका गलत था, लेकिन नीयत गलत नहीं थी। जब उनके घर बेटा पैदा हुआ तो उसके पेरेंट्स भी पिछली तमाम रंजिशें भूल चुके थे। वह अपने पोते से बहुत प्यार करते थे। जब वह 1 महीने का हो गया तब सूरज प्रीति को और अपने बेटे को प्रीति के मायके लेकर गया। अपने नवासे और बेटी को देखकर उन्होंने भी पिछली बातें भुला दी थी। सूरज ने दोबारा उनसे माफ़ी मांगी थी। उसका तरीका गलत था, लेकिन अपनी बेटी को खुश देखकर प्रीति के पापा ने दिल से सारी कड़वाहट खत्म कर दी थी। दामाद को भी गले लगा लिया था। सूरज ने अपने आप को बदल दिया था। प्रीति की मोहब्बत ने उसे बिल्कुल बदल दिया था। अब भी वह उससे उतनी ही मोहब्बत करता था। अगर वह कुछ मिनट सूरज को नज़र नहीं आती तो वह बेचैन सा हो जाता था। वो कहता था, बस जब मैं ऑफिस से आऊँ तो मेरी आंखों के सामने रहा करो। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। कैसे लगी यह जिद प्यार की आशिकी की जिद की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप भी चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।